हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कल के वीडियो में जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम 4 पार्ट में देखने वाले हैं। तो कल हमने इसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम आगे के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए क्लास के साथ और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर लीजिए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे और बनाते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन से आगे। देखिए, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि √81 बटा √9 का मान क्या है। तो देखिए, तो अगर √81 बटा √9 है तो क्या √81 है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा। किसका स्क्वायर होता है 81? 9 का। तो 9 आ गया बटा ये जो √9 है ये किसका स्क्वायर होता है? तो 3 का, तो 3 आ जाएगा। फिर 9 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, तो हमारा मान क्या आएगा? 3। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो जो संख्या रूट से बाहर निकल गया वो परिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या। तो ये तो 4 है तो ये परिमेय संख्या होगा। ये बाहर निकल जाएगा रूट से 5 तो ये भी परिमेय संख्या। ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा 4 तो ये भी परिमेय संख्या। लेकिन क्या √17 कभी भी रूट से बाहर निकल सकता है? नहीं। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऐसे आप रूट वाले क्वेश्चन में देख लेंगे, जो रूट से बाहर निकलेगा वो परिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो इनका एलसीएम क्या होगा। जैसे देखिए, a और b जो है अभाज्य संख्या है, तो हमको तो नहीं पता है कि a b क्या है। आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे 5 हो गया 7, a b अभाज्य संख्या हो गया, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या। तो हम इसका जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है? 5 गुना 7 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम 35। ठीक उसी तरह ए बी अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? ए गुना बी हो जाएगा, जो कि हमारा क्या आएगा? ए बी। तो ए बी जिस ऑप्शन में है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखेंगे कंसेप्ट कि दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा? ए गुना बी। और जब अगर मान लीजिए एचसीएफ आ जाएगा तो याद रखिएगा दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो एचसीएफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि 0.105 को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, 0.105, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, तो अगर हम ये दशमलव हटा दे तो बट्टा में क्या आएगा? दशमलव के बाद 3 अंक, तो 3 जीरो आ जाएगा। अब 105/1000 ये हमारा भिन्न आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 105/1000 इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है 0.32 और 2 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार को p/q के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। यानी कि 0.32 और 2 के ऊपर एक रिंग को p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, इसका मैं आपको एकदम आसान ट्रिक बताता हूं। तो सबसे पहले आप इस संख्या को देखिए 0.32 को, और इसमें भूल जाइए कि दशमलव भी है और बार भी है। जो संख्या दिया है लिख दीजिए। तो पूरा का पूरा संख्या क्या है? 32। अब इसमें से आप वो संख्या घटा दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। तो किसके ऊपर बार नहीं है? 3 के ऊपर। तो आप क्या कीजिए? 3 घटा दीजिए। 3 घटा दिए। अब बट्टा में क्या लिखेंगे? तो बट्टा में हमेशा लिखते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमें दशमलव के बाद वाला अंक पर ध्यान देना है। तो जिसके ऊपर एक रिंग होगा उसके लिए 9 आएगा, जिसके ऊपर एक रिंग होगा उसके लिए 9, और जिसके ऊपर एक रिंग नहीं होगा उसके लिए 0। तो अब ये हमारा आंसर आ गया। देखिए, 32 में से 3 घटाएंगे 29, और बट्टा 90। 29/90 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए इस ट्रिक पे कि अगर मान जाइए आ जाता है 0.43 और 3 के ऊपर एक रिंग है तो क्या करेंगे? पूरा संख्या कितना है? तो पूरा संख्या 43 है। इसमें से वो संख्या घटा देंगे जिसके ऊपर एक रिंग नहीं है, तो वो संख्या क्या है? 4। और बट्टा में क्या लिखेंगे? तो दशमलव के बाद देखेंगे जिसके ऊपर एक रिंग उसके लिए 9, और जिसके ऊपर एक रिंग नहीं है उसके लिए 0। तो 43 में से 4 गया 39, और बट्टा 90 इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप जब क्वेश्चन आएगा तो शॉर्टकट तरीके से बना के एकदम आसानी से इसको आंसर टिक कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? 29/90। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार 0.7, 7 के ऊपर एक रिंग है का भिन्न रूप क्या है? 0.7, 7 के ऊपर एक रिंग का भिन्न रूप क्या है? एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया 0.7 है तो इसको पूरा का पूरा हम संख्या क्या लिख सकते हैं? 7।
इसमें से क्या घटाएंगे, जिसके ऊपर एक रिंग नहीं है, तो किसके ऊपर एक रिंग है, 0 के ऊपर, बटा दशमलव के बाद देखेंगे जिसके ऊपर एक रिंग होगा उसके लिए 9, तो एक ही अंक है और उसके ऊपर एक रिंग है। अब 7 में से 0 घटाएंगे 7 और बटा 9, 7/9 जिस ऑप्शन में होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में एकदम आसानी से बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि यदि P और Q अभाज्य संख्या है, P और Q अभाज्य संख्या है तो उनका एलसीएम क्या होगा। अब देखिए अभी A और B का एक सवाल आया था और ठीक उसी तरह से दूसरे एग्जाम में क्या किया गया, ए बी के जगह पे पी क्यू कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो अगर मान लीजिए पी क्यू दो अभाज्य संख्या है तो अगर हम बात करेंगे इसका एचसीएफ का तो ये हमेशा एक आता है, और अगर हम बात करें पी क्यू के एलसीएम का तो इसका एलसीएम हमेशा पी गुना क्यू ही होगा, जिसको हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यू, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 8, 6 और 22 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। 8, 6 और 22 का जो है इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसका बेसिक तरीका जो है कैसे बनाएंगे, 8 का गुणनखंड लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर 6 का 2 गुना 3, फिर 22 का क्या हो जाएगा 2 गुना 11, ये हमारा हो गया। तो इसका जब गुणनखंड हम लिख लिए तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ रहा है, यहाँ पे 2 गुना 3 आ रहा है और यहाँ पे 2 गुना 11। तो एलसीएम निकालते वक्त हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को लेंगे। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 और बाकी जो बचा है उसको लिख देंगे। तो एक क्या बचा है 3 और एक क्या बचा है 11। तो देखिए तो 2 का क्यूब 8 गुना 3 गुना 11, 8 3 के 24, एकम में 24, 24 का 4 और 8 3 के 24 और 24 एकम में 24 और 2 26, कितना आ गया एलसीएम 264। अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि एचसीएफ में हम लोवेस्ट जो पावर होता है उसको लेते हैं। 2 का लोवेस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 1 यानी 2, उसके बाद कोई कॉमन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का जब हम अनुपात निकालेंगे तो एलसीएम आया है हमारा 264 और एचसीएफ आया है 2, तो इसको काटेंगे 2 एकम में 2 और 2 से काटेंगे 132 बार में, तो हमारा क्या आ गया 132 अनुपात 1, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा क्वेश्चन है यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी जहां 4 है क्यू 5 है और आर 1 है तो ए का मान क्या होगा। तो ए बराबर दिया है बी क्यू प्लस आर, ये दिया हुआ है, जहां पे ए हमारा मान निकालना है ए का, जिसमें बी दिया है, बी का मान 4, क्यू का मान 5 और शेषफल का भी मान कितना दिया है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 4 5 20 प्लस 1 यानी कि 21। 21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि रूट अंडर 25 प्लस 25 का मान है। तो एक बात बताइए, इसको जोड़ेंगे रूट में तो 25 25 क्या होगा 50, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूट 50। अब इसको आप एक और काम भी कर सकते हैं, कभी ऑप्शन में बदला भी जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि रूट 50 को 5 गुने 5 गुने 2 भी लिखा जा सकता है, जिससे 2 5 का जोड़ा बन गया तो 1 5 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा 2, तो 5 रूट 2 भी इसमें ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस रूट 5 किस प्रकार की संख्या है। तो याद रखिएगा 3 प्लस रूट 5 है तो 3 एक परिमेय संख्या है लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या प्रश्नावली 1.3 पढ़ते वक्त ये नहीं सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि याद रखिएगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर हमेशा जो है अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, और चाहे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाने पर भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने पे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 7 कभी रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो ये कभी होगा नहीं। रूट 2 खुद एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 2 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है रूट अंडर 144, क्योंकि 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, इसीलिए रूट से क्या निकलेगा 12, और 12 एक परिमेय संख्या होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जिसमें दिया गया है कि यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 है तो संख्या क्या है। तो देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड दिया गया है, किस संख्या का यह अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर 9, 8 9 72। 72 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, 18 और 24 का एचसीएफ निकालते वक्त एक बात का आप ध्यान रखेंगे, हमें क्या करना है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म पहले ये समझिए क्या होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढिए जो दोनों को विभाजित कर दे। सबसे बड़ा संख्या वो क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ा संख्या 6 ही होगा जो दोनों को विभाजित कर देगा। देखिए, 6 18, 6 चौके 24, 9 से 18 तो कटेगा लेकिन 24 नहीं कटेगा, 12 से 24 तो कटेगा लेकिन 18 नहीं कटेगा, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा 6। ऐसे अगर आपको नहीं बनाना है तो आप एकदम आसान तरीका से जैसे बचपन में बनाते थे एचसीएफ वैसे बना सकते हैं। 3 3 9 दूना 18 और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। किसका कॉमन बन रहा है, तो एक 3 का कॉमन बन रहा है, एक 2 का कॉमन बन रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 गुना 2, तो 3 दूना 6। तो ऐसे भी 6 आएगा और वैसे भी 6 आएगा, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए, 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब कि वो हमको इसके एक संख्या ढूंढना है, गुणज ढूंढना है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, सबसे छोटा जो कि दोनों से विभाजित हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऐसा संख्या ढूंढिए जो दोनों से कट जाए। क्या 24 दोनों से कटेगा, तो नहीं कटेगा। 12 से कटेगा लेकिन 18 से नहीं कटेगा। 30 दोनों में से किसी से नहीं कटेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 36 जो है हमारा, ये 12 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36। देखिए, 48 जो है 12 से कटेगा लेकिन 18 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। या फिर आप दूसरा तरीका अपनाएंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकाल के, 2 छक्के 12, 2 नवा 18, फिर इसको काटेंगे 3 दूना 6, 3 तिरी के 9, फिर क्या करेंगे 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, इसको गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, तो ऐसे भी आपका आंसर 36 होगा। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है ऑप्शन के साथ सवाल बनाने का, ताकि हम एकदम आसानी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है अभाज्य 156 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 156 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका, सबसे पहले इसको दो छोटा छोटा संख्या में तोड़िए। तो अगर आप 13 में 12 से गुना करेंगे तो 13 बरहिया 156 होता है, 12 तिहाई 36, 12 एकम में 12 3 15। अब इसको हम 13 को तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, और 12 को 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो ये कैसे कैसे गुणनखंड में टूटा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो ये गुणनखंड में टूट रहा है। तो कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो क्या हम 4 लिख देंगे, नहीं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि कौन कौन, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, तो कितने गुणनखंडों में टूट रहा है, 3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 का अभाज्य गुणनखंड 5 का पावर n है, तो n का मान है। अब एक बात बताइए, 625 दिया गया है, 625 बराबर है 5 का पावर n, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो 5 का पावर 4, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, गुना करेंगे 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, यानी कि 5 का पावर 4 जो है ये 5 का पावर n के बराबर है। देखिए, तो बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा, तो n का मान 4, n का मान 4 निकाल गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा 38 नंबर क्वेश्चन में यह कहा गया है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या निकलेगा। तो एक बात बताइए, 64 का वर्गमूल क्या आएगा 8, और 64 का घनमूल क्या आएगा 4, तो 4 से जब इसको भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 2, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है
कि √49 प्लस √9 का मान क्या होगा। तो देखिए तो √49 है और प्लस √9 है। √49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 7 आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 आ जाएगा। 7 3 जोड़ेंगे 10 हमारा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 का मान क्या है, यानी क्या इसका अभाज्य गुणनखंड किस संख्या का है ये। तो 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 अगर आप निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। 27 चौके कितना होता है 108। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 108। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब याद रखेंगे कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्या या फिर गिनती की ही सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए तो 1 2 3 ये सभी गिनती की संख्या है। क्या हम लोग गिनती 0 से शुरू करते हैं, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0। अगर गिनती की संख्या में ही हम 0 को जब शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि यदि किसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 तथा 60 हो तो उसका गुणनफल क्या होगा। तो एक प्रमेय है ए गुना बी, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देखिए तो दो संख्या हमारा दिया नहीं है, पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा। तो एचसीएफ हमारा 5 है और एलसीएम 60 है, तो क्या आ जाएगा ए बी बराबर 60 पचे 300। 300 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और ऐसे ही एकदम आराम आराम से आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम वास्तविक संख्या के पार्ट 3 वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। तब तक के लिए आप हमारे इस कॉलिंग टॉपर चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।